हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज़ोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। और हमने इससे पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हम जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा था कि सरकार कैसे बनी थी और हमारे जो देश में संकट कैसे आए थे, क्या-क्या समस्याएँ थी, क्या-क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारे देश में समस्याएँ आई। उसके बाद हमने पढ़ा कि छात्र आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, नक्सलवादी आंदोलन कैसे उभरी, उसके बाद रेल में हड़ताल कैसे हुआ। हमने ये सब जानकारी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट में आए हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि न्यायपालिका का संघर्ष। अब इसमें न्यायपालिका का संघर्ष क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने में देखिए हमारे जब 1971 के बाद बहुत सारी समस्याएं आई थी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पार्ट 1 में बता दिया है। और ये न्यायपालिका का संघर्ष में ये क्या-क्या हुआ था वो हम जानने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉइंट 1 इस बीच सरकार और न्यायपालिका के बीच में कई संघर्ष हुए थे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब आप हमारे देश में संघर्ष हुई थी, संकट आए थे, तो उस स्थिति में जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश थे वो सरकार को ब्लेम करते थे, सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते थे। जिससे क्या होता था कि ये जो हमारी सरकार थी वो क्या करती थी कि वो अपने जो हमारे जो विधायक हैं, जो जज हैं, उनको वहाँ से हटाकर दूसरे जज को ले आती थी। इसलिए हमारे न्यायपालिका और सरकार के बीच में बहुत सारे संघर्ष उस टाइम पे अनबन रहे थे। ठीक है, पहला जो था उनके बीच में संघर्ष हुआ। दूसरा, सरकार ने संविधान में 3 बदलाव किए। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार में कटौती की, संपत्ति के अधिकार में थोड़ी सी फेर की और नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकार से ज़्यादा शक्ति देने की कोशिश की। जैसे कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो होता है वो व्यक्तिगत के लिए होता है और ये जो नीति निर्देशक होता है वो राजनीतिक होता है, राज्य के लिए होता है। और तो इन दोनों में ये अंतर है। आपको मैंने 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप उसको देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब सरकार चाहती थी कि जो भी फैसले हो वो उनके अंडर में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि जनता विरोध पर आ चुकी थी। ठीक है, जनता विरोध पे आ चुकी थी, तो इसीलिए सरकार ने मौलिक अधिकार में बदलाव करने शुरू कर दिए। और आप जानते हैं अभी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। और आपको मैं बता दूं, पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 होते थे, जिसमें कि हमें उसमें क्या मिलता था? संपत्ति का अधिकार भी मिलता था, संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं है। वरना पहले हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार होता था, तो उस टाइम पे सरकार ने संपत्ति के अधिकार में भी हेरा-फेरी की थी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मौलिक अधिकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, पर न्यायालय द्वारा इन तीनों को बदलाव को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मान्य नहीं थी। तो फिर इसलिए सरकार ने क्या किया? जज को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, इस वजह से 2 मुद्दे आए। ठीक है, इस वजह से 2 मुद्दे आए। क्या सरकार मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है? क्या सरकार की संपत्ति के अधिकार में फेर बदल कर सकती है? यानी उस टाइम पे सरकार को कोई अधिकार नहीं थी कि हमारे मौलिक अधिकार उस टाइम के क्या हम मौलिक अधिकार पे कोई भी सरकार को कोई हक नहीं है कि हमारे अधिकार को कटौती कर सके। मौलिक अधिकार जनता के लिए होती है। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को तो अब तो है ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे जो था
तो फेरबदल करने के लिए लोगों के मन में विचार थे कि क्या अब सरकार बदल सकती है कि नहीं बदल सकती, वो चीज़ थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की चुनाव की बारी आई। ठीक है, अब ऐसा होता है कि चुनाव की बारी आई तो अब सरकार क्या चाहेगी कि वो चाहेगी कि ऐसे जज बने जो हमारे अंडर में, हमारे फेवर में काम करे। तो इसी तरह क्या होता है कि हमेशा से वरिष्ठ जो सीनियर जज होते थे उनको न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 3 जज जिसमें से JM सेटल थे, KS हेगड़े थे और SN ग्रोवर। ठीक है, ग्रोवर को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने AN रे को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया। ठीक है, जिन तीनों को नज़रअंदाज किया गया था वही जज थे जिन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया था। समझ में आ गई? यानी जिन तीनों जज ने उस टाइम पे सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया, सरकार ने उन तीनों को नज़रअंदाज कर दिया था। ठीक है, और इसी वजह से सरकार और न्यायपालिका में संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, क्लियर हो गया कि ये न्यायालय में और सरकार के खिलाफ क्यों जंग इस तरह से छिड़ रही थी, क्यों संघर्ष हो रहे थे। तो ये सारे टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। 5 नंबर के सवालों में आता है जिसमें आपको लिखना होगा, इनको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, आई होप आप सब अपने पढ़ने में मन लगा रहे होंगे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होती है आगे जो है वो अन्य समस्या। ठीक है, इंदिरा गांधी का चुनाव। ठीक है, अब बात करेंगे इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि इंदिरा गांधी के जो 1971 में चुनाव हुआ था, अब इसके बाद ये सारी संकट आने लगी। ये सारी अब आपने सुना पिछले टॉपिक पे कि किस तरह से जो अच्छे जज थे उन सबको नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, तो अब चुनाव की बारी आई तो इसी बीच जो समाजवादी पार्टी के नेता थे राजनारायण, उनके द्वारा इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। यह याचिका इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था। ठीक है, तो ये याचिका 12 जून 1975 में को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में शामिल की गई, जिसमें न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का 1971 में चुनाव का असंवैधानिक था, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी ताकत का गलत फैसला उठाया है। ठीक है, अब उन्होंने ये फैसला सुना दिया, पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले को रोक दिया गया। ये कहा गया कि ये अपील आने तक इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेंगी। ठीक है, बस वो जो मंत्रिमंडल के बैठक थी उसमें भाग नहीं लेंगी। क्लियर हो गया सभी को इतना कि उस टाइम पे क्या हुआ था। हमारे इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जगमोहन लाल थे, उन्होंने अपील करी थी, वो फैसला सुनाया था कि जो इंदिरा गांधी ने जो चुनाव हुआ था वो असंवैधानिक था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने ताकत का गलत प्रयोग करा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले को भी रोक दिया गया कि जब तक उसकी अपील को जो पूरी तरह से फैसला नहीं आ जाता तब तक जो इंदिरा गांधी थे वो सांसद में बनी रहेंगी, बस वो मंत्रिमंडल में बैठक में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, इतने समझ में आ गया सबको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये है इस्तीफे की मांग। ठीक है, अब आता है इस्तीफे की मांग किसकी? इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग। ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं।
इसी इसी पूरी घटना में 25 जून 1975 में जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की मांग की। उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा, ठीक है सर। इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगे। उनका मानना था कि जो सरकार है वो अपने ताकत का गलत फ़ायदा उठा रही है, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मांग की, इस्तीफे की। उसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह में भी भाग लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपातकाल की घोषणा, ठीक है। आपातकाल की घोषणा किसने करी? आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने करी। क्या वजह थी वो भी जानेंगे हम कि आपातकाल की घोषणा क्यों करी और क्या रीज़न था आपातकाल की घोषणा करने का। इस वजह से देखिए, समस्याओं को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 352 को अंदरूनी गड़बड़ी होने की वजह से आपातकाल लागू करने की घोषणा की। उन्होंने सिफारिश करी किससे? राष्ट्रपति से। आधी रात को 352 अनुच्छेद के अनुसार अंदरूनी गड़बड़ी होने की वजह से क्या किया? उन्होंने सिफारिश की आपातकाल लगने के लिए, ठीक है। और इनकी जो सिफारिश थी वो भी मान ली गई, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि आपातकाल के लिए हम जो इंदिरा गांधी थी वो उन्होंने सिफारिश कर दी, लेकिन आपातकाल है क्या वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपातकाल क्या था? देश में जब कोई बड़ी बाहरी अंदरूनी या आर्थिक समस्या आने की संभावना होती है तो सरकार द्वारा अनुच्छेद 352 को लागू किया जाता है, ठीक है। देश में कभी अभी बड़ी बाहरी अंदरूनी या आर्थिक आर्थिक समस्या होती है तो सरकार को ये हक है कि जो आपातकाल लागू कर दें, ठीक है। इसी दौरान सभी शक्तियों केंद्र सरकार के हाथों में चली गई, ठीक है। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब आपातकाल इमरजेंसी लग जाती है तो जितनी भी शक्तियाँ होती है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है, किसी के पास कोई राय नहीं होता है, ठीक है। समझ गए? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। जो आपातकाल है हमने वो जानना है कि आपातकाल जो है 3 तरह के है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय शासन, और उसके बाद है आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल जब लगता है जब देश में आर्थिक समस्या होती है, ठीक है। और उसके बाद ये राष्ट्रीय शासन जब लगता है जब राज्य की स्थिति खराब हो, और उसके बाद हमारा जो ये राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है जब देश में कोई अंदरूनी गड़बड़ी चल रही हो, ठीक है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अंदरूनी गड़बड़ी होने के वजह से राष्ट्रपति शासन राज्य की स्थिति की वजह से, और ये आर्थिक आपातकाल कब होता है? जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तब, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको इमरजेंसी कैसे लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसी कदम के साथ देश की स्थिति और ख़राब हो गई और पूरी तरह से पलट गई, ठीक है। जब उन्होंने आपातकाल लगा दिया तो और हमारे देश की जो स्थिति थी वो और भी ख़राब हो गई, होना ही है ख़राब। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपातकाल के दौरान, ठीक है। आपातकाल के दौरान क्या हुआ? आपातकाल के दौरान क्या हुआ, ठीक है। आपातकाल के दौरान क्या हुआ वो हम जानेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो देखिए आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, विपक्षी नेता जो थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, या विपक्षी थे, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसंघ और जमाते इस्लामी को प्रतिबंध कर दिया गया, यानी वो कहीं बाहर आना जाना नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया। कोई धरना नहीं कर सकता, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। ठीक है। देश में जनता के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया। और उसके बाद निवारक प्रतिबंध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया लोगों को। आपको पता है निवारक नज़रबंदी क्या होता है? निवारक नज़रबंदी वह होता है कि जिस व्यक्ति पर सरकार को शक होगा उसे पुलिस गिरफ्तार कर देगी, और वह व्यक्ति किसी तरह से उस गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर सकता। अब इसमें निवारक नज़रबंदी वह होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पे अगर शक होता है तो उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उस गिरफ्तारी का विरोध वह व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद संशोधन किया गया, जो संविधान के दो बड़े जो हमारे संशोधन किए गए, वह सबसे बड़ा विरोध वाला संशोधन था। वह संशोधन ये था कि सरकार के जो और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद विधायकी के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। अब ये सबसे बड़ा संशोधन जो था, सबसे बड़ा विवादित संशोधन था। ठीक है। तो 1975 में जो सांसद ने संशोधन किया वो ये थे कि सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनके खिलाफ कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी बात, विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारे चुनाव आपातकाल के समय पे जो हुआ था वो दर्शाया गया है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। कितने? 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, और मतलब हमारे राष्ट्र जब आपातकाल लगा तो हमारे देश में क्या क्या हुआ। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे अब बता दे, तो मैं आपको दोबारा मैं आपको समझा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा है आपातकाल के राय। आपातकाल के राय क्या थे? आपातकाल के राय 2 तरह के राय थे उस समय। एक तो पक्ष में था, एक विपक्ष में था। तो एक सरकार के पक्ष में था जिसमें ये बोला गया था कि बार-बार धरना प्रदर्शन होने से सरकार को काम करने में दिक्कत हो रही थी। इंदिरा गांधी को हटाने के लिए गैर संसदीय रास्ता अपनाया गया। दर्जनों की वजह से सरकार का ध्यान विकास में नहीं लग रहा था और देश को तोड़ने के लिए आंतरिक साजिश की गई। एसपीआई द्वारा आपातकाल का समर्थन किया गया। ये तो था सरकार की तरफ से कि सरकार का क्या पक्ष था कि उन्होंने आपातकाल क्यों लगाया। ठीक है। उन्होंने अपना फैसला अपना पक्ष सुना दिया। अब इसके बाद जो था विपक्षी की बात सुननी थी। विपक्षी का क्या कहना था? जो विपक्ष में था उनका कहना था ये था कि जो जनता आंदोलन करती है तो उनके दबाना गलत है। जनता को आंदोलन करने का पूरी तरह से अधिकार है। आंदोलन किसी प्रकार से हिंसावादी नहीं थी। ठीक है। तो इसको रोकना सही नहीं था। ठीक है। गृह मंत्रालय ने ये कभी कहा ही नहीं कि कोई व्यवस्था ख़राब होने की बात कभी कही ही नहीं थी। तो अंदरूनी गड़बड़ी की बात आपातकाल में लगाना गलत है। मतलब ये था कि उनका कहने का ये था कि कभी गृह मंत्रालय ने कहा ही नहीं कि अंदरूनी गड़बड़ी हो रही है तो आपातकाल क्यों लगाया गया। उनके कहने का ये मतलब था। उनका कहना ये था कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो अपने फ़ायदे के लिए लगाया था बस। ठीक है।
तो ये था विपक्ष का कहना, और जो पक्ष का कहना था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये पक्ष और विपक्ष के बारे में समझ में आया होगा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। तो इसको नोट कर लो, हमेशा के लिए इसको लिख लो, ताकि आपको आगे ज़रूर कोई भी दिक्कत ना होए, आप आराम से कर लो काम, ठीक है, एग्ज़ाम दे सको। आगे चलते हैं। आगे अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो आपातकाल के टाइम पे क्या हुआ, आपातकाल क्यों हुआ, आपातकाल क्या है, और लगने की क्या वजह थी, ये सब के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि आपातकाल के बाद क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें हम जानने वाले हैं कि आपातकाल के बाद इसमें हम जानने वाले हैं उसके बाद क्या हुआ। 1977 में आपातकाल जो था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब इसके बाद जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने जनता पार्टी बनाई, और जनता पार्टी में सभी विपक्षी पार्टी शामिल हो गए थे। और ये विपक्षी पार्टियों के साथ शामिल होने की वजह से इसमें जो इसके जो नेतृत्व थे वो जयप्रकाश नारायण देख रहे थे, ठीक है। इतना समझ में आया। जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने ही इस पार्टी को की देखरेख करी, ठीक है। 1977 में जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस सरकार जो है कब सीट नहीं ला पाई, वो हार चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि देश में जो 1977 में कि कांग्रेस सरकार नहीं जीती थी। देखिए, मार्च 1977 में छठे आम चुनाव हुए थे, ठीक है। देश में जनता आपातकाल की वजह से कांग्रेस में विरोध में थी, ठीक है। परिणाम साफ साफ दिख रहा था। आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा में चुनाव हार चुकी थी कांग्रेस सरकार। केंद्र सरकार में भी नहीं बना पाई थी सीट। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली, ठीक है। इसी वजह से दूसरी तरफ जो थे जो सहयोगी थे जनता पार्टी है, उन्होंने 330 सीटें मिली, और सिर्फ जनता पार्टी के 395 सीटें थी, ठीक है। क्योंकि उत्तर पूर्व में आपातकाल का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उत्तर भारत में जो कांग्रेस सरकार थी उसको पहली बार सीट नहीं मिली, ठीक है। कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब थी कि इंदिरा गांधी रायबरेली से भी हार चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि रायबरेली में भी इंदिरा गांधी बिल्कुल भी नहीं जीत पाई थी। इस तरह आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार बनी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए ना। मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगी। और कोई भी फैसला अपना पक्ष सुना दिया। अब इसके बाद जो था विपक्षी की बात सुननी थी। विपक्षी का क्या कहना था, जो विपक्ष में था उनका कहना था ये था कि जो जनता आंदोलन करती है तो उनके दबाना गलत है। जनता को आंदोलन करने का पूरी तरह से अधिकार है। आंदोलन किसी प्रकार से हिंसावादी नहीं थी, ठीक है। तो इसको रोकना सही नहीं था, ठीक है। गृह मंत्रालय ने ये कभी कहा ही नहीं कि कोई व्यवस्था ख़राब होने की बात कभी कही ही नहीं थी। तो अंदरूनी गड़बड़ी की बात आपातकाल में लगाना गलत है। मतलब ये था कि उनका कहने का ये था कि कभी गृह मंत्रालय ने कहा ही नहीं कि अंदरूनी गड़बड़ी हो रही है, तो आपातकाल क्यों लगाया गया, उनके कहने का ये मतलब था। उनका कहना ये था कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो अपने फ़ायदे के लिए लगाया था बस, ठीक है। तो ये था विपक्ष का कहना, और जो पक्ष का कहना था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये पक्ष और विपक्ष के बारे में समझ में आया होगा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। तो इसको नोट कर लो, हमेशा के लिए इसको लिख लो, ताकि आपको आगे ज़रूर कोई भी दिक्कत ना होए, आप आराम से कर लो काम, ठीक है, एग्ज़ाम दे सको। आगे चलते हैं। आगे अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो आपातकाल के टाइम पे क्या हुआ, आपातकाल क्यों हुआ, आपातकाल क्या है, और लगने की क्या वजह थी, ये सब के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि आपातकाल के बाद क्या हुआ,
ठीक है। अब इसमें हम जानने वाले हैं कि आपातकाल के बाद इसमें हम जानने वाले हैं उसके बाद क्या हुआ। 1977 में आपातकाल जो था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है। अब इसके बाद जो विपक्षी पार्टी थे उन्होंने जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी में सभी विपक्षी पार्टी शामिल हो गए थे और ये विपक्षी पार्टियों के साथ शामिल होने की वजह से इसमें जो इसके जो नेतृत्व थे वो जयप्रकाश नारायण देख रहे थे। ठीक है। इतना समझ में आया। जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने ही इस पार्टी को की देखरेख करी। ठीक है। 1977 में जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस सरकार जो है कब सीट नहीं ला पाई, वो हार चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि देश में जो 1977 में कि कांग्रेस सरकार नहीं जीती थी। देखिए, मार्च 1977 में छठे आम चुनाव हुए थे। ठीक है। देश में जनता आपातकाल की वजह से कांग्रेस में विरोध में थी। ठीक है। परिणाम साफ साफ दिख रहा था। आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा में चुनाव हार चुकी थी कांग्रेस सरकार। केंद्र सरकार में भी नहीं बना पाई थी सीट। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली। ठीक है। इसी वजह से दूसरी तरफ जो थे जो सहयोगी थे जनता पार्टी के, उन्होंने 330 सीटें मिली और सिर्फ जनता पार्टी के 395 सीटें थी। ठीक है। क्योंकि उत्तर पूर्व में आपातकाल का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उत्तर भारत में जो कांग्रेस सरकार थी उसको पहली बार सीट नहीं मिली। ठीक है। कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब थी कि इंदिरा गांधी रायबरेली से भी हार चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि रायबरेली में भी इंदिरा गांधी बिल्कुल भी नहीं जीत पाई थी। इस तरह आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार बनी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और जो ना समझ में आया होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए ना। मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आपको इस वीडियो में समस्या लगी हो, उस समस्या के लिए आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद जितना मैंने आपको समझाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो आप देख सकते हैं और उसके लिए आपका एक छोटा सा लाइक चाहिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नोटिफिकेशन भी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जनता पार्टी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहना और कोई भी आपको टॉपिक ना समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में दोबारा पूछ लेना। मैं दोबारा आपके लिए एक नया टॉपिक